गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आरटीपी। आरटीपी आप लोगों का आ चुका है एंड आरटीपी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होनी चाहिए आप लोगों की प्रिपरेशन का। आरटीपी से एक तो सारे चैप्टर एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा, प्लस आरटीपी में जो क्वेश्चंस है तो कई बार जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं आरटीपी का, जिनकी प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जामिनेशन में आने का, वहां से क्वेश्चन आता भी है। तो आरटीपी आपको जरूर देख के जानी चाहिए। इस वीडियो में आरटीपी कराते टाइम मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराते जाऊंगा, उसको जरूर देख के जाना है। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि उनमें से कुछ क्वेश्चन आए। अगर देखो जो क्वेश्चन आप करके जाते हो, अच्छे से करके जाते हो एंड सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो वहां पे आपके लिए एक अल्ट्रा एज हो जाएगा कि आप हाई स्कोरिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अगर आप पढ़ के जाते हो तो अच्छा ही मार्क्स आएगा, डेफिनेटली पढ़ के जाओगे तो अच्छा आएगा, बट सेम क्वेश्चन जो करके गया सेम ही क्वेश्चन आ गया तो वहां पे आपका टाइम बच जाएगा, है कि नहीं। सेम क्वेश्चन करके गए फटाफट, एक तो एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है प्लस टाइम भी बच जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। लाइफ में देखो, सक्सेस एंड फेलियर चलते रहता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा सक्सेस हुआ है। आपने सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर। क्या सिकंदर ने सारी जंग जीती थी? नहीं, डेफिनेटली नॉट। तब भी सिकंदर ने सिंस बहुत सारी जंग जीती थी तो सिकंदर के नाम से जीत बोला जाता है कि नहीं। बट सिकंदर भी अपनी जिंदगी में हारा था। तो इसलिए आपको बस एक चीज याद रखना है कि एग्जामिनेशन से डरना नहीं है, फेल होने से, पास होने से डरना नहीं है, बस मेहनत। बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निरंतर कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सेम लाइक दैट, आपको बस मेहनत करनी है, पढ़ना है, एग्जामिनेशन देना है। ये नहीं सोचना है कि अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, या फिर कोई पेपर खराब हो गया तो रिजल्ट कैसा आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है कि नहीं। चलो, आरटीपी में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आपको देख के जानी है। चलो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। मैंने ये क्वेश्चन आपको बोला था पिछली वीडियो में, जब हमने डाला था कि कौन सी टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा ध्यान देके जानी है, तो मैंने बोला है कि शेड्यूल 3 का क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। शेड्यूल 3 अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना एंड बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो शेड्यूल 3 आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन में मेरे बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है। अगर शेड्यूल 3 आप फॉर्मेट देख के जाते हैं, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट टेक्निक, ट्रिक्स या बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको शेड्यूल 3 के अनुसार बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स टू अकाउंट जो उस बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए जरूरी है। बहुत डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज मार्क्स जितने का पूछता है क्वेश्चन भी उसी अनुसार पूछता है, तो ट्रांजेक्शन भी बहुत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, आप देख के जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। मैनेजरियल रिन्यूमरेशन। देखो, पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था मैनेजरियल रिन्यूमरेशन से, और मैंने बोला था कि इफेक्टिव कैपिटल पे जो क्वेश्चन पूछता है कि अगर इन केस ऑफ लॉस है तो मैनेजरियल रिन्यूमरेशन कैसे देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल आपको निकालने आना चाहिए एंड इफेक्टिव कैपिटल कितना हुआ तो रिन्यूमरेशन कितना देना चाहिए, ये आपको लॉ पता होनी चाहिए, है कि नहीं। इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं शेड्यूल 5 के अनुसार। वहां पे देखो, शेड्यूल 5 में जो लिखा है वो सारी प्रोविजन तो बहुत छोटा आपको पढ़ना है कि बस इफेक्टिव कैपिटल निकालना है एंड इफेक्टिव कैपिटल अनुसार रिन्यूमरेशन कितना होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है अभी हम देखते हैं, इसको मैं मानता हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ये क्वेश्चन ना आए। पिछली बार आया था। कोई और क्वेश्चन है जो आगे देखेंगे, मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा, पर मुझे लगता है कि इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है। चलो, इफेक्टिव कैपिटल निकालते कैसे हैं। सबसे पहले तो इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए पेड अप शेयर कैपिटल को ले लोगे, है कि नहीं। पेड अप शेयर कैपिटल इक्विटी का भी, प्रीफरेंस का भी। हाँ, अगर कुछ बोलता है कि शेयर सस्पेंस अकाउंट में पैसा है, यानी कि किसी का पैसा हमने ले लिया, अभी अलॉटमेंट नहीं किया है, एक्सप्लेनेशन देगा सस्पेंस अकाउंट का पैसा कैसा है, तो वो हमारी कैपिटल का हिस्सा नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम आप लोगे, रिजर्व एंड सरप्लस लोगे, ठीक है। पर रिजर्व में कौन सी रिजर्व नहीं लोगे, बताओ कौन सी रिजर्व नहीं लोगे। रिजर्व में
रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह कुछ दिया है तो वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। ओनली रियलाइज्ड इन कैश, जो कैश में रियलाइज्ड रिजर्व्स है वो सारे लेने हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड डिपॉजिट्स लोगे, है कि नहीं, तो ये आ जाएगा आपका, उसमें से घटाओगे आप एक तो इन्वेस्टमेंट, हाँ अगर कंपनी इन्वेस्टिंग कंपनी है तो उसका तो नेचर ही है इन्वेस्टमेंट, है ना, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो गया, उसका बिजनेस ऑपरेशन हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, तब नहीं घटाएंगे। पीएल का डेबिट बैलेंस कुछ है तो, है ना, एंड प्रीमिलरी लॉसेज वगैरह है तो इसको राइट ऑफ करोगे। ये करने के बाद आ जाएगा आपका इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल अगर निगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है तो 60 लाख रेन्यूमरेशन दिया जाता है पर एनम, 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, 100 करोड़ से कम है तो 84 लाख रेन्यूमरेशन दिया जाता है। इस केस में अगर आप निकालते हैं दोनों ही, पूछा क्या है आपको, पूछा है पहले तो देखो इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या लेते हैं, ऑथराइज से हमें कोई लेना देना नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ देखो प्रीफरेंस का इतना है, इक्विटी का ये है, शेयर सस्पेंस का लेंगे क्या, शेयर सस्पेंस में क्या पैसा है, तो बोल रहा है शेयर सस्पेंस में है मनी रिसीव जिसके लिए अलॉटमेंट नहीं दिया गया है तो ये नहीं लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे, सिक्योर्ड लोन में डिवेंचर लेंगे, यस लॉन्ग टर्म लोन है, अनसिक्योर्ड में पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म होते हैं ये लेंगे, ये नहीं लेंगे शॉर्ट टर्म वाले, ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेएबल नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर घटाएंगे, पीएल का डेबिट बैलेंस घटाएंगे, ये भी घटाएंगे। पूछ क्या रहा है, जुपिटर हैज इनकरिंग लॉस फॉर फ्यू इयर्स, लॉस है तभी तो इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस में रिन्यूमरेशन दे रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल एज पर शेड्यूल 5, ठीक है। अभी हमने देखा जो जो जोड़ने हैं जोड़ दो, जो घटाने हैं घटा दो। What would your answer be different if Jupiter is an investing company? अगर इन्वेस्टिंग कंपनी है जुपिटर तो हम घटाते टाइम इन्वेस्टमेंट जो शेयर डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट है ना ये 1,50,00,000 का ये नहीं घटाएंगे, सिंपल सी बात है। जब इफेक्टिव कैपिटल के अनुसार आप इफेक्टिव कैपिटल निकाल लोगे, उसके बाद बोल रहा है रिन्यूमरेशन, तो देखो कि also calculate the amount of remuneration that can be paid if no resolution has been passed, रेजोल्यूशन पास करके बढ़ाने की बात नहीं हो रही, तो जो नॉर्मल लॉ में लिखा है लेस देन 5 करोड़ ही आएगा दोनों के केस में, क्योंकि फिगर ही बहुत छोटे छोटे हैं, है कि नहीं। ये 1,30,00,000 है, 1,00,000 है, 5,00,000 है, 1,92,00,000 है, तो फिगर छोटे हैं, प्लस वहां पे आपको घटाने भी है इन्वेस्टमेंट, तो ऑब्वियसली ये 5 करोड़ से नीचे आएगा इफेक्टिव कैपिटल, एंड रिन्यूमरेशन कितना दिया जाएगा, 60 लाख, सिंपल सी बात है। आप करते टाइम दोनों ऐसे फॉर्मेट बना लेना, एक अगर इन्वेस्टिंग कंपनी है तो, दूसरा अदर्स, अदर देन इन्वेस्टिंग कंपनी, तब दोनों का साथ ही साथ बना लेना, सिंपल क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ये है ईयर एंडिंग 21, ये है 20, तो यानी कि हमें इधर से इधर को कंपेयर करना है, इंक्रीज या डिक्रीज देखने के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन में ध्यान देना, कई बार बच्चे क्या होता है ओपनिंग से, हमें तो क्लोजिंग से ओपनिंग घटाना है ना, ओपनिंग से ही क्लोजिंग घटा देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, ऐसे नहीं करना है। शेयर कैपिटल बढ़ा है कि नहीं, तो फाइनेंसिंग में इनफ्लो का काम करेगा। रिजर्व बढ़ा है रिजर्व बढ़ा है, अगर रिजर्व आउट ऑफ पीएल है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए इसको जोड़नी पड़ेगी, ओके। पीएल क्यों दिया है, ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस है, इसी का डिफरेंस लेके हमें शुरुआत करनी है। इसका डिफरेंस लोगे, कैसे करते हो आप शुरू करोगे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो लिखोगे रिटेन अर्निंग, है ना, ये रहा आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, $1,40,000 में से 84,000 घटाओगे कितना आएगा। लेजर बना के भी कर सकते हैं, पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं, कंफ्यूज मत होना, लेजर बना के भी कर सकते हैं, पर आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, इतना ज्यादा लेजर बनाना ही है। टैक्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एसेट अकाउंट का लेजर बनाना है, डिविडेंड अकाउंट का लेजर बनाना है, ये सब लेजर बनाना है, छोटे छोटे बहुत सारे वर्किंग नहीं करना है, 3 घंटे में पेपर ही खत्म नहीं होगा वरना। इसमें ऐड क्या करते हैं, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, है कि नहीं,
आउट ऑफ पीएल, पीएल से जो ट्रांसफर, अगर कोई इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा, कोई एसेट बेच के वहां से जो प्रॉफिट आया वो भी ट्रांसफर हुआ है किसी रिजर्व में, जैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, सेल ऑफ एसेट जनरेट कैपिटल प्रॉफिट, तो वो केस नहीं है यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का, पर कैपिटल रिजर्व बढ़ा होता, अगर पीएल से ट्रांसफर हुआ है तो जोड़ेंगे, है कि नहीं, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में वो आता, पर कैपिटल रिजर्व जनरली जब भी देगा एक हिडन बात देगा कि कोई इन्वेस्टमेंट भी की है, कोई एसेट भी की है, उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में भेजा गया है, तो उतना हम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला देखो, डिबेंचर बढ़ा है तो डिबेंचर इश्यू हुआ होगा, इनफ्लो है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, कहीं टैक्स पेड है क्या क्वेश्चन में, हाँ टैक्स पेड भी है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनाओगे आप, मान लेते हैं यहाँ पे स्पेस है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक एक चीज बाल का खाल निकाल देता हूं मैं आप लोगों को वर्किंग करवा के, छोटा 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 छोटी छोटी चीज डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस बस बैठ के आपको करना है, ठीक है। बहुत बड़ा लेंदी लेक्चर करके कोई फायदा नहीं, मेरा मोटो क्या है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए कोई ऐसी ट्रिकी बात है वो आपको समझ में आनी चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर देखो, प्रोविजन एक लायबिलिटी है, बैलेंस बीडी इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, है ना, इस साल जो प्रोविजन बड़ा पीएल अकाउंट से वो इधर आएगा, और जो टैक्स पेड हो गई वो इधर आएगा, सिंपल सी बात है। कितना टैक्स पे हुआ है 70,000, और ओपनिंग क्लोजिंग कितना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का 98 ओपनिंग, 1,40,000 को क्लोजिंग। जरा बताओ इस साल प्रोविजन कितने बने होंगे, इस साल प्रोविजन बने होंगे ये, क्या करते हैं तो भैया ये तो ऐड करते हैं, क्यों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए प्रोविजन ऐड करेंगे, और ये लेस करते हैं बाद में टैक्स पेड, लेस करते हैं टैक्स पेड है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के लिए। चलो यहाँ पे अगर बोलोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, 560 माइनस 350, 2,10,000 है ना। डिविडेंड का पॉइंट है क्या क्वेश्चन में, नहीं डिविडेंड का पॉइंट नहीं है, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐड कर दोगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो ये क्या आ जाएगा 1,12,000, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है कि नहीं। चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद हम क्या जोड़ते हैं, सारे नॉन कैश आइटम, जैसे कि डेप्रिसिएशन, कोई राइट ऑफ है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस वगैरह, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड लॉसेज कोई प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट को सेल करके या फिक्स एसेट को सेल करके घटाएंगे, लॉसेज हो गए नॉन ऑपरेटिंग वो जोड़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल में यानी कि करेंट एसेट करेंट लायबिलिटीज में एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि वो तो हमें नीचे मैच करना है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल में अगर बढ़ता है, जैसे करेंट एसेट बढ़ता है तो आउटफ्लो, करेंट एसेट घटता है तो इनफ्लो, करेंट लायबिलिटी बढ़ता है तो इनफ्लो, एंड करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी घटता है तो आउटफ्लो, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्सेशन, और टैक्स पेड कितना है, टैक्स पेड 70,000, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी है उसको हम ब्रेक करके देखते हैं। ये ट्रेड पेबल कहाँ काम आएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, इंक्रीज डिक्रीज, प्लांट मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो एसेट अकाउंट है, अभी देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आएगा और इसका डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखो क्या हुआ है, बढ़ा है, बाई हुआ होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल वाले हेडिंग में आएंगे, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये, कैश इन हैंड एंड बैंक, तो ये तो नीचे आएगा लास्ट में, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20% कह रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर, ये दोनों प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है।
एक ओल्ड मशीनरी है 70,000 का कॉस्ट, WDB है उसका 28, वो सेल हुआ था 49 में, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी वाज ऑल्सो मेड एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। चलिए मशीनरी का अकाउंट बना ले यहाँ पे। मशीनरी अकाउंट अगर आप बनाओगे, BD ओपनिंग बैलेंस, जो भी यहाँ बाई करा लिखोगे, जो सेल किया वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। सेल करा है प्रॉफिट में, प्रॉफिट जो सेल पे है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजोगे, है कि नहीं। उसके बाद कुछ डेप्रिसिएशन होगा, करेक्ट, एंड उसके बाद होगा बैलेंस CD। आओ जरा देखो यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी दिया है 7,00,000, 9,80,000, ठीक है। सेल कितने में हुआ है? 49,000 में। प्रॉफिट कितना हुआ है सेल पे, जरा बताना। देखो यहाँ पे 49,000, WDB कितना था? 28,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 21,000। डाल दे प्रॉफिट यहाँ पे। उसके बाद डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? तो सर डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, और कह रहा है ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज करना है, तो कितना हो जाएगा? क्या प्लांट एंड मशीनरी का लेजर कंप्लीट हुआ? देखना जरा। इतने का प्लांट एंड मशीनरी बाई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ जाओ, देखो चलो अभी हम देख रहे हैं कैश फ्लो। ये रिटेन अर्निंग लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स अपना इतना ही आया था, रिजर्व वाला जोड़ा, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, प्रॉफिट जो हुआ है वो घटाएंगे, देखो यहाँ पे प्रॉफिट घटाया है। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, ये एडजस्ट करेंगे, वो आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, टैक्स पेड 70,000 था, घटाएंगे, ये आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमने इतना निकाला है, हाँ इतना ही अभी आया है अपना। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है वो ले लोगे। सेल ऑफ मशीनरी इनफ्लो है, ये 49,000 ले लोगे, सिंपल सा था। चलो बस मैंने टिक करा दिया। अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग का देखो, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डिप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है, डिप्रिसिएशन नहीं है तो नहीं है, होता तो हम ऑपरेटिंग में इसका भी डेप्शन जोड़ते। एक्सपेंस ऑन रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग दिस मच वाज इनकर्ड, पता ना बिल्डिंग कितने से बढ़ा है? सर बिल्डिंग बढ़ा है, पहले था 5,60,000, अब हो गया है 8,40,000। कितने से बढ़ा है? 2,80,000 से। क्या यही नहीं है 2,80,000? यानी कि जो भी एक्सपेंस हुआ है रिनोवेशन में वो कैपिटलाइज हो गया है। हम पढ़ते हैं ना फिक्स एसेट में क्या कैपिटलाइज करते हैं? जो भी कैपिटल नेचर के खर्चे हो तो कैपिटलाइज करते हैं। रिनोवेट कर रहे हैं, कैपिटल नेचर का खर्चा है, ठीक है। यूजफुल लाइफ बढ़ाएगा तो वो कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक। अच्छा उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बढ़िया क्वेश्चन है। द पार्टनर ऑफ सम शेयर कन्वर्टेड देयर पार्टनरशिप फॉर्म इनटू प्राइवेट कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी विच वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून। बताओ यहाँ पे 1 जनवरी 2020 कंपनी में कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 1 जून को 2020 को, ठीक है। और लास्ट में अकाउंट कब बंद हो रहा है? 31/3/2021 को। टोटल कितने मंथ होते हैं? तो टोटल 15 मंथ होते हैं, करेक्ट। पूरा एक साल खत्म होने के बाद 3 महीने और 15 मंथ, 12 + 3, जिसमें से इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है? यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 जून को,
देखो हमारी फर्म 1 तारीख से ट्रांजेक्शन कर रही है, सेल परचेज जो भी कर रहा होगा, है कि नहीं, सारे अपने हैं, पर 1 जून को हमने कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे आगे वाला पीरियड क्या है, पोस्ट, और इससे आगे वाला प्री इनकॉर्पोरेशन, कंपनी नहीं थी, है ना, तो प्री। अगर टाइम रेशियो को हम बात करें तो क्या आएगा, ये कितना मंथ है, 5 मंथ, और ये कितना मंथ है, 10 मंथ, है कि नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 मंथ, तो टाइम रेशियो हो गया 5:10, दैट इज 1:2, करेक्ट। और बहुत सारे खर्चे टाइम रेशियो से इनकर्ड होते हैं, तो टाइम रेशियो में बांटना पड़ेगा, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, देखेंगे अभी। परचेज कंसिडरेशन वाज 11,40,000 पेएबल लेटर विथ इंटरेस्ट 12%। देखो परचेज कंसिडरेशन हमें पे करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें 12% इंटरेस्ट से पे करेंगे अगर हम परचेज कंसिडरेशन लेट पे कर रहे हैं तब। टू मेक पेमेंट फॉर परचेज कंसिडरेशन एंड मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन हमने लिया 17,10,000 का एट द रेट 10% अवेल ऑन 1 जून। देखो इंटरेस्ट का पॉइंट स्पेशल है, इंटरेस्ट क्या कहता है कि 1 जून को हमने एक लोन लिया है, कितना, 17,10,000 का। अब बताओ 1 जून से 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट आएगा वो देख लेंगे, वो क्या होगा, पोस्ट। अब बचा हुआ इंटरेस्ट क्या होगा, बचा हुआ इंटरेस्ट, वैसे इंटरेस्ट टाइम रेशियो में बढ़ता है, पर जो लोन इनकॉर्पोरेशन के टाइम में लिया उसका इंटरेस्ट तो इनकर्ड होगा, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन के बाद तो वो पोस्ट हो गया, बचा हुआ इंटरेस्ट हम बांट देंगे टाइम रेशियो में, ओके। द बिल्डिंग, द कंपनी ऑब्टेन अ बिल्डिंग ऑन लीज मंथ, इतना लीज रेंटल। देखो जो बिल्डिंग पोस्ट में लिया है, कंपनी बनने के बाद लिया है, तो उसका रेंट तो पोस्ट में जाएगा। बचा हुआ अगर रेंट है, यानी कि कुछ ऐसे भी तो रेंट हो सकते हैं जो पहले से बिल्डिंग चली आ रही है, तो उसका रेंट टाइम रेशियो में बटेगा, ठीक है। आगे आ जाओ, सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सीधा सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड, वैसे सेल्स रेशियो में दोनों बांट सकते हो, पर बेहतर होगा और सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा दो और सीधा ग्रोस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में बांट दो, ठीक है। डिस्काउंट कैसे बटेगा, अगर कुछ ना दे तो सेल्स रेशियो में। डायरेक्टर रिन्यूमरेशन पोस्ट, सैलरी देखेंगे अगर कुछ ना दे तो टाइम रेशियो में, वैसे सैलरी के बारे में दिया है, सैलरी के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट दिया है। रेंट देखेंगे, रेंट का भी स्पेशल दिया है, एक नया बिल्डिंग लिया है ना हमने कंपनी खोलने के बाद, तो उसका तो पोस्ट में जाएगा, बचा हुआ रेंट को बांटेंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखेंगे कितना इंटरेस्ट है, देखो जो लोन इनकॉर्पोरेशन के टाइम में लिया उसका इंटरेस्ट तो पोस्ट में ही जाएगा, बचा हुआ इंटरेस्ट हम बांटेंगे। डिप्रिसिएशन टाइम रेशियो में, ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो में, सेल्स प्रमोशन सेल्स रेशियो में, एंड प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हमेशा पोस्ट कंपनी खुली थी तो नया में प्रीमिलरी एक्सपेंसेस करनी पड़ते हैं। सेल्स बिटवीन जून टू दिसंबर वेर डबल, sorry 2.5 times of average sale which was further increased to 3.5 times from January to March। अब सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा बताओ, जनवरी से मई तक, जून से बढ़ गया दिसंबर तक, और फिर जनवरी से मार्च तक। शुरू के 5 महीने में जो सेल्स था उसको अगर हम यक्स मानते हैं, लेट एवरेज सेल बी एक्स, तो शुरू के 5 महीने में क्या होगा, x इंटू 5 दैट इक्वल्स टू 5x, करेक्ट। उसके बाद जून से दिसंबर में 2.5 टाइम्स बढ़ गया, तो 2.5 टाइम्स x इतना सेल हो जाएगा, इनटू कितना मंथ बताओ तो बताओ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना महीना हो गया, 7 मंथ, है ना। और लास्ट के 3 महीने में 3.5x इंटू 3 कितना आएगा, चलो अगर हम सेल्स रेशियो बोले तो 5x इज टू कितना होगा 20, ये पोस्ट है ना, इतना 10 महीने पोस्ट 5 महीने प्री,
तो ये आ जाएगा 5:28। इस रेशियो में सेल्स वाले खर्चे बटेंगे। आगे बोलता है सैलरी फ्रॉम जुलाई 2020 डबल हो गया। अब देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सैलरी क्या था, अगर x था तो उसके बाद 2x हो गया, है कि नहीं। तो अगर हम सैलरी को लेट एवरेज सैलरी भी अगर x मान ले, है ना, तो क्या होगा, जनवरी से लेके जून तक सैलरी x x ऐसे हुआ करता होगा, x x, है कि नहीं। और जुलाई से क्या हो जाएगा, जुलाई ऑनवर्ड्स, तो जुलाई ऑनवर्ड्स हो जाएगा डबल 2x पर मंथ। तो सैलरी का अगर रेशियो निकालना हो तो कैसे निकलेगा बताओ जरा। सैलरी को बांटने के लिए सीधा टाइम रेशियो में नहीं बांट सकते अगर प्री में देखेंगे तो 5x, पोस्ट में देखेंगे तो x प्लस कितने महीने बचे, 5 महीने प्री का, मई तक, जून में भी x सैलरी आई थी, जुलाई से लेके, है ना, 9 महीने तक 2x सैलरी आई थी, तो कितना हो जाएगा 19x। तो सैलरी का जो रेशियो है वो कुछ ऐसा होगा 5x:19x, है कि नहीं। और ये हो जाएगा 5:19। इस रेशियो में आप सैलरी बांट दोगे। तो सैलरी का हो गया। रेंट का देखो, चलो कहता है कि हमने 1 जुलाई से कंपनी ऑब्टेन अ बिल्डिंग एट अ मंथली रेंट ऑफ 19,000 फ्रॉम 1 जुलाई, है ना 1 जुलाई से कितना मंथ होता है, 19,000 के रेट से हमने लिया 1 जुलाई से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना हटा दोगे 15 में से तो 9 मंथ के लिए, तो 19,000 इंटू 9। तो देखो ये जो है ना रेंट, रेंट जो है, पहले आप इतना नोट कर लिए, इरेज करो इसको, बस मैं सारा वर्किंग बता देता हूं, आपको बैठ के प्रैक्टिस करना है। रेंट जो है 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो 1,71,000, ये क्या है, तो ये सीधा पोस्ट है। टोटल रेंट कितना है, तो टोटल रेंट है 2,56,500 है, 256,500 है ना। अब बचा हुआ 85,500, ये बटेगा प्री और पोस्ट में, किस रेशियो में, तो टाइम का रेशियो अपना क्या है 1:2, तो 28,500 प्री में आएगा, 1:2 रेशियो में बांटोगे तो 28,500, ये क्या आएगा प्री, और ये 57 पोस्ट। तो देखो पोस्ट में कितना आएगा, ये भी आएगा रेंट और ये भी आएगा, प्री में सिर्फ 28,500। रेंट का भी पॉइंट क्लियर हो गया, कैसे करेंगे। अब आता है इंटरेस्ट, जरा इंटरेस्ट का देखो। ये एक बात बताओ, 17,10,000 हमने लोन लिया, करेक्ट, 10% के इंटरेस्ट रेट से, कितने महीने के लिए ये लोन लिया है, जून से, तो जून से मार्च तक कितना मंथ होता है बताइए, तो जून से मार्च तक 10 महीने होते हैं, तो 10 महीने का अगर ये 12 मंथ का इंटरेस्ट है तो 10 महीने का कितना, 1,42,500। 17,10,000 हमने लोन लिया है 12% के रेट से, 10% के रेट से, सॉरी 10% के रेट से, 10% के रेट से, अगर ये 12 मंथ का रेंट है तो 10 महीने है, कितना ये आ गया, इतना इंटरेस्ट तो पोस्ट में जाएगा, करेक्ट, इतना इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पोस्ट में। तो बचा हुआ लोन कब का हो सकता है, प्री का। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला है अपना बोनस, अकाउंटिंग फॉर बोनस। सिंपल है, बोनस की एंट्री पास करनी है। देखो किसी के पास ऑथराइज कैपिटल कितना है, 1 लाख इक्विटी शेयर इस कंपनी के पास 10 रुपीज वाले, 60% द कंपनी हैज ऑलरेडी रिसीव 60%, तो इश्यूड कैपिटल कितना होगा 60,000, 10 रुपीज के हिसाब से, है ना 6 लाख।
कंपनी विशेष टू इश्यू बोनस शेयर 1:5, तो कितना नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना होगा सर? 60,000 शेयर है, 1:5 के रेशियो में 12,000 बोनस शेयर आएगा। करेक्ट। चलिए बताइए नंबर ऑफ बोनस शेयर, तो ये 12,000 और टोटल अमाउंट कितना होगा? 12,000 इंटू 10, 1,20,000 का बोनस शेयर दे रहा है। कैन कंपनी इश्यू बोनस शेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व ओनली? बताओ, बोनस शेयर CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व, तीनों से इश्यू होता है ना? लेकिन हमें किससे इश्यू करनी चाहिए? ऑलवेज स्पेसिफिक रिजर्व, जो रिजर्व कहीं और नहीं यूज हो सकता उसको हमेशा पहले यूज करना चाहिए। ये फ्री रिजर्व है, आइडर रिजर्व है, तो कहीं भी यूज हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम बोनस शेयर इश्यू करते हैं पहले CRR यूज करते हैं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। अब उसके बावजूद कुछ पैसा चाहिए, उसके बावजूद कुछ रिजर्व चाहिए कैपिटलाइज करने का, तब फ्री रिजर्व से। ठीक है, तो जनरल रिजर्व से ओनली कर तो सकता है, पर बेहतर क्या होगा? पहले स्पेसिफिक रिजर्व यूज करे, यानी कि पहले कैपिटल रिजर्व यूज करे, CRR कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व, उसके बाद 1,20,000 में से 80 यूज हो जाएगा, 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करे। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी लिखा है, रियलाइज्ड इन कैश। जर्नल एंट्री बताइए, तो पास कर दो जर्नल एंट्री। क्या पास करोगे? CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, अकाउंट डेबिट टू बोनस, लिखोगे टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसमें डालोगे 80,000, इसमें डालोगे 40,000, यहाँ डालोगे 1,20,000। करेक्ट। अगली एंट्री में क्या पास करोगे? तो अगली एंट्री में पास करोगे बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000। सिंपल। ठीक है, कह रहा है जर्नल एंट्री बताइए, हाँ हमने बता दिया। और उसके बाद बैलेंस शीट बनाइए आफ्टर बोनस। तो देखो एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है बैलेंस शीट में, एक तो कैपिटल बढ़ जाएगा बोनस शेयर देने के बाद, और उतने से ही रिजर्व घट जाएगा। अब रिजर्व में ये पूरा हट गया, इसमें 40,000 यूज हो गया, तो सिर्फ 20,000 बचेगा। करेक्ट। और रिवैल्यूएशन रिजर्व ये तो एज इट इज है, जनरल रिजर्व ये एज इट इज है। ठीक है, बस छोटा रिजर्व में एंड कैपिटल में चेंज आता है। बोनस का मतलब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट करना। अगला राइट शेयर पे क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो बोनस का भी क्वेश्चन, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने थे ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोनस भी देख के जाना, अच्छा क्वेश्चन है। राइट शेयर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 4 मार्क्स में। कह रहा है अ कंपनी ऑफर न्यू राइट शेयर ऑफ ₹100, शेयर का वैल्यू 100 है, लेकिन कितने में? 120 में, तो एक साइज प्राइस हो जाएगा 120। टू शेयर होल्डर फॉर वन शेयर फॉर एवरी 4, तो जो अपनी रेशियो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? 1:4। कम राइट प्राइस मतलब अभी जो बोनस इश्यू करने से पहले कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो कितने पे चल रहा है? 140 पे। पूछ रहा है एक्स राइट प्राइस बताइए, यानी कि बोनस जब इश्यू हो जाता है, देखो जब भी बोनस शेयर इश्यू होता है मार्केट में शेयर प्राइस गिरती है। ठीक है, फाइनेंस में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ये तो अकाउंट है, अकाउंट ज्यादा नहीं, बस अकाउंटिंग कराता है। फाइनेंस आपको डिसीजन मेकिंग सिखाता है। ठीक, शेयर प्राइस गिरती है, तो जब भी आप एक्स राइट प्राइस निकालोगे कि बोनस होने के बाद शेयर का क्या प्राइस होगा, तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस गिरा होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑफर प्राइस है ना, बोनस जिस प्राइस पे देते हैं ना, वो हमेशा थोड़ा कम होता है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस से। तो जब करंट मार्केट प्राइस से ऑफर प्राइस कम है, तो वेटेड एवरेज प्राइस ऑलवेज कम आता है, इसी वजह से। तो आप एक्स राइट प्राइस कैसे निकालोगे? वेटेड एवरेज। 1 से 40 का शेयर है, अगर किसी के पास 4 हो तो उसको 1 से 20 वाला एक और शेयर मिल जाएगा, तो टोटल इतने वैल्यू का शेयर हुए, और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 5। करो बताओ।
136 आया, ठीक है। दूसरे में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट देखो निकालने का बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये कि कम राइट प्राइस में से एक्स राइट प्राइस घटा दो और डिवाइड कर दो n+1 में, यानी कि ये पहले इतना था, अब प्राइस हो गया, सॉरी एक्साइज प्राइस, एक्साइज प्राइस 1 से 40 का, एक्साइज में हमको कितना मिला, 1 से 20, हमें 20 रुपया सस्ता मिला है ना। देखो 1 से 40 का था, हमें कितने में मिला, 1 से 20 में शेयर मिल रहा है बोनस, ठीक है, सॉरी क्या, राइट शेयर। तो राइट शेयर 1 से 20 में मिल रहा है अभी तक मैं बोनस शेयर बोल रहा था क्या, पिछले क्वेश्चन में बोनस था, बोनस माहौल हो गया है, ठीक है। तो 20 रुपया हमें प्रॉफिट में मिल रहा है कि नहीं, 20 रुपया सस्ते में मिल रहा है। 4 शेयर होने की वजह से एक 20 रुपया सस्ता में मिल रहा है, एक 20 रुपया डिस्काउंट हमें प्रॉफिट हुआ, तो ये तो 4 शेयर के बराबर है ना, सॉरी 5 शेयर, 4 शेयर था और एक ले लिया, तो कितना आएगा, 1 से 40 माइनस 1 से 20, 20 डिवाइड बाई 5, 4। दूसरा तरीका है आराम से, 1 से 40 का पहले अभी शेयर था, इसी से पहले, उसके बाद हो गया 1 से 36 का, ठीक है, तो 4 रुपी, बट दिस इज नॉट एक्यूरेट, ये उतना बढ़िया नहीं है, आप ऐसे ही करना, ठीक है। चलो ये है फॉर्मूला, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैंने क्या बोला है आपको, प्रेफरेंस शेयर रिडीम्शन से क्वेश्चन आ सकता है, पर सिर्फ रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का नहीं आएगा, जब भी आएगा उसमें 2-4 और क्वेश्चन पॉइंट देगा। प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड करना है तो इन्वेस्टमेंट बेचवाएगा, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे भी तो देने पड़ेंगे, तो आप क्या एंट्री पास करते हो, एक तो कैपिटल कैंसिल करते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम में रिडीम्ड हो रहा है तो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करनी पड़ेगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। थर्ड, जो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन है उसको राइट ऑफ करेंगे है कि नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर फ्री रिजर्व से। लेकिन अगर किसी कंपनी पे एएस लगता है और वो कंप्लाई करता है तो उस केस में क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन यहाँ तो नहीं दिया है, हाँ दिया है, चलो उस केस में क्या करते हैं, तो सिर्फ जनरल रिजर्व से प्रीमियम ऑन रिडीम्शन राइट अप कर सकते हैं, ठीक। चौथा, आप इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा ले आओगे तो इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन बोल सकता है, या फिर नया इक्विटी शेयर बेच के, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पैसा देना पड़ेगा, तो इक्विटी इश्यू करने का एंट्री पास करा सकता है। कैसे पास करोगे, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू, सीधा आप एंट्री पास कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर पहले ड्यू का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, और दूसरे में आप इक्विटी शेयर कैपिटल रेज कर दें। लास्ट एक सीआरआर का पॉइंट है कि जितना नॉमिनल वैल्यू का हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिडीम्ड करते हैं उतने का हमें फ्रेश इश्यू लेनी पड़ेगी या फिर सीआरआर बनाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, यहां पे क्या दिया है, दूसरी चीज देखो, कितना प्रेफरेंस शेयर है, कहां चला गया, प्रेफरेंस शेयर कितना है, 5000 है, 100 रुपए वाला, लेकिन 20 शेयर है ना वो कॉल्स एंड एरियर है, यानी कि 200 शेयर है ना उस पर 20 रुपया कॉल्स एंड एरियर है। लॉ कहता है कि ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड, यानी कि अगर कुछ शेयर है जिसपे कॉल्स एंड एरियर है, फुल्ली पेड नहीं है, तो ताकि कॉल्स पहले मंगाओ तब रिडीम्ड करो, या फिर वो रिडीम्ड नहीं होंगे, पहले फुल्ली पेड होंगे उसके बाद ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम्ड किया जाएगा, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है, कॉल मंगवाने हैं तो 20 रुपया पहले मंगवा लेंगे 200 शेयर पे, उसके बाद रिडीम्ड करेंगे, या फिर ये भी बोल सकता है कि उनको छोड़ो, उनको रिडीम्ड मत करो, बचे हुए शेयर को रिडीम्ड करो। यहाँ पे रिजर्व दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, डिवेंचर है, ये है, पढ़ो यहाँ से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर एक्सक्लूडिंग 200 शेयर ऑन विच कॉल इन एरियर, यानी कि 2 शेयर रिडीम नहीं करने, तो फिर 4800 शेयर ही रिडीम्ड करने हैं प्रेफरेंस वाले, ठीक है, एट 10% प्रीमियम। बताओ 100 रुपए के शेयर है, 110% पे रिडीम्ड कर रहे हैं तो कितना आएगा,
5,28,000, 4,80,000 प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ रिडीम्शन कितना है, तो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन है 48,000। ठीक है, उसको राइट अप भी करेंगे 48,000 को। 3 एंट्री तो ऐसे ही याद रखो, पहले कैंसिल करने का, दूसरा पे करने का, तीसरा प्रीमियम को राइट अप करने का। Also the company decided to issue number of equity share, sufficient number of equity share of ₹10 at a premium of 1, यानी कि 11 रुपया में इश्यू करेंगे इक्विटी शेयर को, एंड द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी मेंटेन दिस मच। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कितना है, 3 लाख, करेक्ट, जिसमें से 48,000 तो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन राइट ऑफ करोगे, 1 लाख आपको मेंटेन भी करने हैं, है कि नहीं, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन राइट ऑफ करोगे, 1 लाख मेंटेन भी करने हैं। और पढ़ लेते हैं, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो, एज द कंपनी इज गवर्न, सेक्शन 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेक्शन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन पे अप्लाई होता है तो से कंप्लाई करना होता है, जिन पे ये लगता है वहां प्रीमियम ऑन रिडीम्शन राइट ऑफ नहीं कर सकते सिक्योरिटी प्रीमियम से, सिर्फ फ्री रिजर्व से ही, जनरल रिजर्व से ही आपको राइट ऑफ करनी पड़ेगी। तो हमने भी ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन है इसी से राइट ऑफ कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन राइट ऑफ करेंगे क्वेश्चन में। ठीक, इतना मेंटेन भी रखने हैं, करेक्ट। तो बचा हुआ घटाना जरा, ₹1,52,000 है ना, 1,52,000 इतना हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अमाउंट बचा है। अब देखो, जितना 4,80,000 का हम अगर वो करते हैं, 4,80,000 का अगर हम प्रीफरेंस रिडीम्ड करते हैं, तो एक तो ताकि इतने का फेस वैल्यू का सीआरआर बनाइए या फिर नया शेयर इश्यू करिए, अपने पास तो इतना ही पैसा बचेगा सीआरआर बनाने के लिए। सीआरआर बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 1,52,000 ही बचेगा, तो यानी कि बचा हुआ 3,28,000 क्या करेंगे, नया 3,28,000 फेस वैल्यू का शेयर इश्यू करके लाएंगे। अब फेस वैल्यू इतना है 3,28,000, तो इश्यू वैल्यू कितना होगा, 3,60,008 से, करेक्ट। तो बैंक में इतना आएगा, ये आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और बचा हुआ कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। बस ये सारी एंट्री करने के बाद करने के बाद आपको क्या करना है, तो सारी एंट्री करने के बाद आपको एक तो एंट्री करना है, यू आर रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री, हाँ बैलेंस शीट भी बनानी है उसके बाद। तो बैलेंस शीट में एक तो रिजर्व पे फर्क पड़ेगा, कैपिटल पे फर्क पड़ेगा, प्रीफरेंस हट जाएगा उसके बाद, है कि नहीं। कैश एंड बैंक अकाउंट आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि पैसे आ रहे हैं, पैसे जा भी रहे हैं। चलो, इतना सा था बस पॉइंट, उसके बाद आप करना। रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर देखो, ऊपर जो दिया है वो दिया है, पढ़ लेते हैं एक बारी। ऑथराइज कैपिटल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है यहाँ से। इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख का, रिजर्व में क्या क्या है, एक तो डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक रिजर्व है, डिबेंचर रिडीम्ड करने के लिए बनाए होते हैं। जब डिबेंचर रिडीम्ड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, डीआरआर टू जनरल रिजर्व करके ट्रांसफर। एंट्री भूलना नहीं है, डिबेंचर रिडीम्ड करने के बाद ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। ये डिबेंचर अपने पास है 1,80,000 को, इसी को हमें रिडीम्ड करने होंगे, ये फिक्स सेट हो गया। अच्छा, डीआरआर इन्वेस्टमेंट है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्यों रखते हैं, देखो डिबेंचर रिडीम्ड करेंगे तो उसके लिए पैसे भी तो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कुछ पीएल से डीआरआर बनाते हैं, और उन्हीं पैसों में से जिससे डीआरआर हम बना रहे हैं, अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, कुछ डिबेंचर डीआरआर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जब हमें रिडीम्ड करना होता है तो इस इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करेंगे तो पैसे आएगा, उसी पैसे को यूज करेंगे डिबेंचर होल्डर को पे करने के लिए। टू ये क्या रिजॉल्व हुआ जनरल मीटिंग में, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एन ऑप्शन टू बाई 1 शेयर ऑफ 10 at 15 फॉर एवरी 4 हेल्ड। देखो, हम शेयर इश्यू करने की बात कर रहे हैं पहले, क्या 1:4, जो भी शेयर होल्डर हैं जिनके पास 4 शेयर है वो एक खरीद सकते हैं, ठीक।
प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, ये घटना कब हुआ है? बोनस देने से पहले, पहले शेयर खरीदेंगे बाद में बोनस दिया आएगा, ठीक है। ऑप्शन वाज टेकन बाय ऑल द शेयर होल्डर। अपने पास कितना शेयर है बताना जरा, 30,000 शेयर है ना। अब 1:4 कितना आएगा नंबर ऑफ शेयर, नया शेयर? सर 30,000 शेयर था, 1:4 हमने खरीदने का ऑफर दिया तो कितना आएगा, 7,500 है ना, 7,500। और इश्यू प्राइस हमने क्या रखा है, इश्यू प्राइस 15 रुपीज। तो देखो 5 रुपया इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा और 10 रुपया कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। उसके बाद कहता है बोनस दीजिए, कैसे? एवरी 5 के लिए 1। तो बोनस कैसे देना है, 1:5 के रेशियो में। अब देखो पहले 30,000 शेयर था, अब 7,500 और जुड़ गया, तो नंबर ऑफ बोनस कैसे निकलेगा, बोनस शेयर? सर पहले 30,000 शेयर था, 7,500 शेयर और इश्यू हो गए और बोनस देना है 1:5, तो कितना बोनस शेयर आएगा, इतना, ठीक है। टू पे डिबेंचर एट प्रीमियम दिस मच, तो डिबेंचर को पहले कैंसिल करोगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम को राइट ऑफ करोगे, डिबेंचर होल्डर को पे करोगे। पे करते टाइम आप क्या करना, डीआरआर इन्वेस्टमेंट बेच देना। कुछ नहीं बोला है कितने में बिका है, तो आप जितना कॉस्ट है उतने में ही सेल आउट कर देना। दूसरा, सारा घटना होने के बाद डीआरआर रिजर्व जो है ना वो जनरल रिजर्व में भेज देना। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने ये बार बार बोला है। बोनस, रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, इनका मिक्स करके क्वेश्चन आएगा कि जर्नल भी पास करिए और उसके साथ उसके बाद बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में देखो जब ये सारे क्वेश्चन होते हैं तो एक तो कैपिटल पे फर्क पड़ता है, शेयर में चेंजेज आएंगे, रिजर्व में चेंजेज आएगा, कैश एंड बैंक में चेंजेज आएगा, डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस जो पे हो गया है वो हट जाएगा। तो ये सारे इनकॉर्पोरेट करके आप बैलेंस शीट बनाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछली बार शेयर पे आया था तो इस बार आरटीपी में डिवेंचर पे दिया है। मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा कर लो, यहाँ पे मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन आगे हमने क्या पढ़ा था। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना। क्यों? क्योंकि देखो ये जो जर्नल है ना इन्हीं में से मिक्स करके क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। जब हम इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या कॉलम होता है बताओ, डेट, पर्टिकुलर्स है ना, फेस वैल्यू लिखोगे, इंटरेस्ट लिखोगे, कॉस्ट लिखोगे। सिमिलरली इधर भी सेम चीज करोगे आप, करेक्ट। दूसरी दूसरी चीज, एक और चीज, जब जब बाई करेंगे इंटरेस्ट डालेंगे निकाल के, है ना, एक्स इंटरेस्ट प्राइस को हम बाई प्राइस लेते हैं, ठीक, प्लस जो भी कमीशन वगैरह होगा सब जोड़ेंगे बाई प्राइस में। वैसे जब जब सेल करेंगे एक्स इंटरेस्ट प्राइस लेंगे, इंटरेस्ट को अलग से यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, बाई करते टाइम सेल करते टाइम। एंड जो भी एक्स इंटरेस्ट प्राइस आएगा, अगर सेल करते टाइम कमीशन वगैरह है तो घटाते हैं, बाई करते टाइम कमीशन वगैरह है तो जोड़ते हैं, ठीक। जिस प्राइस पे बाई या सेल हुआ है, यानी कि मान लो कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो कम इंटरेस्ट पे वो कमीशन का रेट लगाएंगे, ओके। अगला चीज, इंटरेस्ट का जब जब ड्यू डेट है तब इंटरेस्ट की एंट्री आपको खुद से डालनी है। ये बोलेगा नहीं इंस्टीट्यूट कि आप इंटरेस्ट की एंट्री डालिए 1 जून को, या इंटरेस्ट को एंट्री डालिए जिस भी डेट में इंटरेस्ट हो, आपको खुद ही उस डेट में इंटरेस्ट का एंट्री डालना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ, करेक्ट। जब जब सेल होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारे बच्चे सीधा सेल वैल्यू रख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में गलती करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल आपको निकालनी पड़ेगी। थर्ड, लास्ट में जब भी वैल्यूएशन वैल्यूएशन करेंगे, हमेशा क्वेश्चन में ये बात बोलेगा कि करेंट इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि करेंट ही इन्वेस्टमेंट में तो वैल्यूएशन करना होता है। एएस 13 क्या कहता है? एएस 13 कहता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होंगे until and unless there is necessity to make a provision for permanent decline। परमानेंट डिक्लाइन का अगर प्रोविजन बनता है तभी बनाएंगे,
नहीं तो करेंट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कहता है कि हमेशा वैल्यू करेंगे जब भी बुक बंद करेंगे कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इसमें एनआरवी क्या होता है, मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे, तो वैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी। एक और लास्ट बात याद रखोगे, चलो ये इंपॉर्टेंट बात है, बताना कमेंट में कितने बच्चों को समझ में आया। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लिखते टाइम अगर कुछ इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है उस पे, यानी कि हम बुक जब बंद कर रहे हैं तब इंटरेस्ट का डेट और बुक बंद करने का डेट अलग है, तो इंटरेस्ट भी निकाल के लिखेंगे, ठीक है, तब जाके मिलेगा आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, ठीक है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना। आओ जरा, चलो ओपनिंग बैलेंस दिया है ये और ये प्राइस दिया है, बताओ जब भी प्राइस दे जब भी प्राइस दे, यहाँ पे तो ओपनिंग वैल्यू दिया है, बाई और सेल का प्राइस दे तो आप एक्स इंटरेस्ट मानोगे, कम इंटरेस्ट अगर नहीं बोला तो। अगर पर यूनिट दे कि पर डिबेंचर या पर शेयर इतना प्राइस है, तो हमेशा जैसे पर डिबेंचर इतना दिया है तो ये है एक्स इंटरेस्ट। और जब भी वैल्यू टोटल में दे दे कि 1000 डिबेंचर बाई किया फॉर 10 लाख, तो उसको कम इंटरेस्ट मानते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे अगर कम इंटरेस्ट बोल दिया तो तब तो कम इंटरेस्ट बोल दिया तो बोल दिया, क्वेश्चन बोल दिया कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट तो दिमाग नहीं लगाना, पर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो पर यूनिट अगर दे, पर यूनिट दे कि एक डिबेंचर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे आपको एक्स इंटरेस्ट मानना है। और टोटल में वैल्यू दे दे पूरा डिबेंचर का इतने में खरीदा तो कम इंटरेस्ट मानना है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो ओपनिंग वैल्यू में कितना डालोगे, तो 4000 इंटू 98, 3,92,000, करेक्ट। चलो उसके बाद परचेज किया है डिबेंचर कम इंटरेस्ट, तो पहले इंटरेस्ट हटाएंगे, एक्स इंटरेस्ट, कोई कमीशन वगैरह है क्या, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं अब। कमीशन देख तो हर एक ट्रांजेक्शन पे 2% ब्रोकरेज। दूसरा इंटरेस्ट कब कब मिलता है, जून और दिसंबर में, तो इस डेट को इंटरेस्ट डालना ना भूले कृपया, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। थर्ड, फीफो मेथड से वैल्यूएशन करनी है, दो मेथड होते हैं, वेटेड एवरेज एंड फीफो, कुछ ना बोले तो वेटेड एवरेज मेथड, पर बोल दिया है फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब जो इन्वेस्टमेंट पहले खरीदा था वो पहले बिके हैं। अगला बुक क्लोजिंग का डेट बताइए, बुक क्लोजिंग का डेट 1/4/2020 से शुरू है और 31/3/2021, यानी कि अप्रैल टू मार्च चल रहा है। तो जब हम ओपनिंग लिखेंगे यहाँ पे कितना है फेस वैल्यू, 4 लाख का, तो पता है ये कौन से डेट है, 1/4 है ना, टू ओपनिंग। तो मैं यही आपको समझा रहा था, इंटरेस्ट हमें कब मिला होगा बताओ, इंटरेस्ट मिलता है जून और दिसंबर में। अब दिसंबर में पिछला इंटरेस्ट तो दिसंबर में मिला हुआ है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट इस पे ऑलरेडी ड्यू है, तो इंटरेस्ट लिखेंगे 4 लाख पे 12% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट ऑलरेडी ड्यू है, कितना होगा 12,000। यही मैं बोल रहा था, ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते टाइम अगर ड्यू हो गया है इंटरेस्ट तो उसको आपको लिखना है। चलो परचेज करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे मैं वर्किंग कर देता हूं, अब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेना, वर्किंग मैं करवाता हूं आपसे। चलो कम इंटरेस्ट कितना है, 2000 इंटू 120 कितना आएगा, 2,40,000, करेक्ट। इसमें से इंटरेस्ट घटाओगे तो ये आ जाएगा एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बताओ, 2 लाख का डिवेंचर है, करेक्ट। बताओ 1 जून को खरीद रहे हैं, कितने महीने का इंटरेस्ट, लास्ट में दिसंबर 31 को इंटरेस्ट मिला था, 5 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है ना, 12% के हिसाब से 5 महीने का इंटरेस्ट बताइए। $10,000, तो कितना है एक्स इंटरेस्ट, 2,30,000। बाई करते हैं हमेशा कमीशन जोड़ेंगे, सेल करेंगे कमीशन घटाएंगे, यही मैं बोल रहा था। कितना है कमीशन, 2%, ऐड कर दो। ब्रोकरेज किस पे लगाएंगे, 2%, हमेशा जो वैल्यू पे ट्रांजेक्शन हुई है, हमने रियल में तो इतने का बाई किया है ना, रियल में तो बायर से इतने का बाई किया है, तो कमीशन हमेशा 2,40,000 पे।
वो तो 2,30,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था, 10,000 इंटरेस्ट उस पर ड्यू हो गया था जो मुझे बाद में मिल जाएगा, इसलिए मैंने 2,40,000 दिया, पर ट्रांजेक्शन 2,40,000 का किया है तो कमीशन भी 2,40,000 पे लगेगी। 2,40,000 का 4,008 से कितना आएगा? 2,34,800, ये आएगा बाई वैल्यू। अब देख लेना, बनाते टाइम नीचे सॉल्यूशन दिया होता है, यही होगा बाई वैल्यू। ठीक है, एक सेल का भी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। चलो, सेल किया है 3,000 और क्या है कॉस्ट, वो सेल प्राइस 110 के हिसाब से। चलिए जरा, तो सेल करा है 3,000 इंटू 110, तो कम इंटरेस्ट है ना ये, तो 3,000 इंटू 110 3,30,000। इस पे से अगर हम इंटरेस्ट घटा दें तो एक्स इंटरेस्ट आएगा। वैसे सेल से पहले पता है आपको 30 जून को क्या देना है? इंटरेस्ट। मैं पूरी ट्रांजैक्शन नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक सेल और एक परचेज का समझा रहा हूँ कि आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, 30 जून को जितने भी डिवेंचर थे उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा अपने को। चलो, हाँ, इंटरेस्ट बताओ। तो जून में इंटरेस्ट मिला था, जुलाई अगस्त 2 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है। बताइए, अगर 3 लाख पे 12% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है तो कितना होगा? 6,000। तो 3,24,000 आएगा एक्स इंटरेस्ट। उसमें से क्या घटाओगे? पहले ब्रोकरेज 2%, इस पे लगाओगे वो 2%, तो 3,30,000 का 2% कितना होता है? ये आएगा 3,17,400 से। ये क्या आया? नेट सेल प्राइस, नेट सेल वैल्यू। इसमें से घटाओगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताओ, फीफो मेथड है, कौन सा बिका होगा? अपने पास शुरू में 4,000 था, बाद में 2,000 खरीदा, तो पहले तो 3,000 वो शुरू वाले में से बिकेगा ना, ये 4,000 वाले में से। तो 3,000 इंटू उसका रेट क्या था? 98। ₹23,400। ये क्या आएगा? प्रॉफिट। कहाँ पे लिखोगे? डेबिट साइड में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते टाइम। उधर सेल प्राइस, इधर प्रॉफिट, इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट। ठीक है, सेम ऐसे सेल का निकालोगे वर्किंग, ऐसे परचेज का निकालोगे वर्किंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इंश्योरेंस क्लेम पे ऊपर, लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी पूछ सकता है, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट एकदम से पूछ सकता है, बट मैंने हमेशा आपको बोला है कि करना आपको सब चीज है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, है ना। आ जाओ, इंश्योरेंस में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी फायर लगता है ना, फायर, तो प्रीवियस जो भी हमारा बुक ईयर स्टार्टिंग होती है तब से लेके ये फायर के डेट तक का एक हम क्या बनाते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग, है ना। और यहां से क्या निकाल लेते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। करेक्ट। इसके लिए अपने को ओपनिंग डालना पड़ेगा, परचेज डालना पड़ेगा, डायरेक्ट खर्चे होंगे वो डालना पड़ेगा, सेल डालना पड़ेगा, कुछ ऐसे आइटम घटाने भी पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गिफ्ट दे दिया, एडवर्टीजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गुड्स परचेज किया पर वो रिसीव नहीं हुआ, सारे परचेज में से घटा दोगे, है कि नहीं। आप उधर भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस पे परचेज में से भी घटा सकते हैं, या फिर इस साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो पूरी कंसेप्ट में यहाँ नहीं पढ़ा सकता आप लोगों को पूरी लेक्चर, मैं सिर्फ आपको रिदम ले आ रहा हूँ, याद करा रहा हूँ चीजें और बनवा रहा हूँ, है कि नहीं। संभव नहीं है। उसके बाद कुछ कंसाइनमेंट भी भेजा, वो अपने पास कंसाइनमेंट वाला क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा होगा तो अलग से हटानी पड़ेगी, है ना। गुड्स अप्रूवल पे भेजा और अप्रूव्ड हो गए, अप्रूव्ड नहीं हुए तो क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा होगा, उसको हटानी पड़ेगी, क्योंकि जो अप्रूव नहीं हुए तो क्लोजिंग स्टॉक में दिखता है। कुछ सेल कर दिया था है ना सेल कर दिया था बट वो अभी डिस्पैच नहीं हुआ है, सेल्स में से हटाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि वो गुड्स तो अपने पास ही पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज को इनकॉर्पोरेट करोगे, ग्रोस प्रॉफिट लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में से क्या घटाओगे? सेल्वेज वैल्यू जो लास्ट में बची थी, नेट ऑफ रिकवरी।
यानी कि सेल्वेज वैल्यू कभी 10,000 का है और बोलेगा उसको बेचने के लिए 2,000 खर्चे लगेंगे, तो 8,000 है नेट सेल्वेज वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। एवरेज क्लॉज लगेगी, कब लगेगी? अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंश्योर्ड अमाउंट से ज्यादा है तो एवरेज क्लॉज लगता है, नहीं तो एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। इस चीज को ध्यान देके आप बना लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रोस प्रॉफिट रेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्वेज भी दिया हुआ है, ओपनिंग दिया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्ट याद होगा, बन जाएगा। हायर परचेज देखो, मिसेस बीटा इंटरप्राइज बॉट 3 ट्रक फ्रॉम गामा। ये रहा गामा, ये रहा बीटा, ये क्या है? हायर परचेजर। ये क्या है? ये वेंडर है, बेचने वाला, हायर वेंडर। डाउन पेमेंट किया है 6 लाख इतने का, 3 इंस्टॉलमेंट दिया है, इंटरेस्ट रेट दिया है, और जो एसेट खरीद के ले जाएगा ना बीटा, उस पर 20% डिप्रिसिएशन लगाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लगाएगा लगाएगा, इसमें क्या सी बड़ी बात है। और 31 मार्च 2020, अब बताओ कब खरीदा है? 17 को, तो पहला इंस्टॉलमेंट 17 के एंड में, मतलब 18 में, 31/3/18, ये 31/3/18 में। दूसरा इंस्टॉलमेंट 31/3/19 में। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने के बारी आएगी 31/3/20 में। पर कह रहा है 31/3/20, जब तीसरा इंस्टॉलमेंट पे करना था ना, वो पे ही नहीं किया तीसरा इंस्टॉलमेंट, तो पे नहीं किया तो गामा क्या करेगा? भाई गामा ने 3 ट्रक बेचे हैं, पैसे पे करने हैं बीटा को, बीटा पे नहीं किया तो गामा क्या करेगा? ट्रक को उठा ले आएगा, रिपोजेज कर लेगा। पर बहुत सारा अमाउंट तो पे भी कर दिया है ना, तो पूरा तो रिपोजेज नहीं करेगा, तो यहाँ पे लिख रहा है सिर्फ एक ट्रक को रिपोजेज करके ले आएगा, 2 ट्रक उसी के पास छोड़ देगा, कोई बात नहीं। अब देखो, जब ट्रक रिपोजेज करके ले आता है वेंडर, तो हायर परचेजर क्या करेगा? एक तो एसेट अकाउंट से वो ट्रक चली जाएगी, है ना। दूसरा, हायर वेंडर के अकाउंट से उतना रिपोजेज वैल्यू का हटाना पड़ेगा, क्योंकि उतना आप थोड़ी ना पे करेंगे, ट्रक ले गया। और हायर वेंडर क्या करेगा? हायर परचेजर का अकाउंट उतने से कम करेगा, प्लस एसेट जो रिपोजेज करके लाया उसका एसेट रिपोजेस्ट अकाउंट बनाएगा, और बाद में बेचेगा तो उसका भी प्रॉफिट लॉस बेच देगा अपने उसमें। बुक में क्या पूछा है, किसके बुक में बनानी है? अच्छा, कितने वैल्यू मानेंगे? जो एसेट उठा के लाया उसका क्या वैल्यू मानेंगे? तो एक वैल्यूएशन की जाती है, बोलते हैं उसका रिपोजेस वैल्यू निकालने के लिए 30% डिप्रिसिएशन मानेंगे, ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं। द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन वेंडर अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ द अमाउंट पेड बाय बीटा आफ्टर 2 मंथ पे हुआ। जो भी बैलेंस था ना गामा के अकाउंट में, बीटा के खाते में, बीटा ने जब अपना गामा का अकाउंट, वेंडर है ना, जो भी गामा को पे करना था 2 महीने डिले पे किया, तो जो भी अमाउंट बैलेंस होगा उस पे 18% के हिसाब से पर महीना में 2 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, जोड़ के पे कर देगा बीटा, सिंपल सी बात है। कैलकुलेट कैश प्राइस बताइए ट्रक का, हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। दूसरा, ट्रक अकाउंट, एसेट अकाउंट एंड गामा अकाउंट किसके बुक में? इन बुक ऑफ बीटा। किसका बुक पूछ रहा है? तो हायर परचेजर का बुक बनाने को बोल रहा है। हायर परचेजर के बुक में एक तो एसेट अकाउंट बनता है, दूसरा हायर वेंडर का अकाउंट बनता है, सिंपल, ज्यादातर यही पूछता है हायर परचेजर का बुक। चलिए, हायर परचेज से पूछेगा ऐसा मुझे उतना नहीं लगता है, इंटेंशनली एक अगर बोलूं इंट्यूशन, तो मेरे को दिल से नहीं लगता कि हायर परचेज से पूछना चाहिए। चलिए बनाते हैं। 1 नंबर में क्या पूछा है? कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट पेड ऑन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। जरा कितने इंस्टॉलमेंट है? 3। कैश प्राइस का कॉलम एक बना लो, एक इंटरेस्ट का कॉलम बना लो, एक इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लो। इंस्टॉलमेंट अपने को दिया है 3,55, 3,55,000, 3,38,000। थर्ड कितना है भाई? 3,30,000। देखो, जब भी इंस्टॉलमेंट दिया हो एंड इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट 10%।
इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। तो थर्ड केस अपना लगता है, थर्ड केस हमने क्या बोला था, रिवर्स कैलकुलेशन, नीचे से कैलकुलेट करना है। कैसे, देखो 3,30,000 में द इंटरेस्ट, ये तो टोटल इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा, कैश प्राइस भी जुड़ा होगा। इंटरेस्ट कितना है 10, मान लो 100 रुपया है तो उस पर 10 रुपया इंटरेस्ट लग के 110 हो जाएगा, है कि नहीं। 100 रुपया किसी का बाकी है और 10 रुपया इंटरेस्ट लगता है तो टोटल में 110 पे कर दे, है ना। तो ये पेड अमाउंट तो दिया है, तो ये अगर 110 है तो इंटरेस्ट कितना, जरा बताना। 30,000 आएगा, तो ये कितना आएगा 3 लाख आएगा, करके देखो। 3,30,000 डिवाइड बाई 110 इंटू 10, ठीक है। दूसरा, अब बताओ, दूसरे इंस्टॉलमेंट में तो ये भी पे नहीं हुआ था, इसमें भी है, प्लस ये भी बचा था ना, ये तो अगले साल पे हुआ है, पिछले साल तो ये भी पे नहीं हुआ था, तो दोनों जोड़ोगे एन, अभी इंटरेस्ट इसमें जुड़े हैं, है कि नहीं। जो सेकेंड ईयर में पे हुआ था वो विथ इंटरेस्ट ड्यू था, तो वो अभी इंटरेस्ट इसमें जुड़े हैं, तो 10 डिवाइड बाई 110, बताना जरा। 58,000, तो आ गया 2,80,000। इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो अब तीनों जोड़ो, ये भी जोड़ो, ये भी जोड़ो, ये भी जोड़ो, कितना आएगा 355 प्लस 2,80,000 प्लस 3 लाख, अगर ये 1 से 10 है तो 10 कितना, तो ये आया 85,000, ये आया 2,70,000। चलो टोटल कर दो जरा, इंटरेस्ट कितना आएगा टोटल, तीनों इंस्टॉलमेंट मिला के कैश प्राइस पे हो रहा है 8,50,000, और तीनों इंस्टॉलमेंट में जोड़ के इंटरेस्ट है 85 प्लस 58 प्लस 30 173, इंस्टॉलमेंट जोड़ देना। बताओ टोटल कैश प्राइस कितना होगा। सर हम इंस्टॉलमेंट में इतना कैश प्राइस पे कर रहे हैं और डाउन पेमेंट भी तो जोड़ा जाता है टोटल कैश प्राइस में, तो डाउन पेमेंट जोड़ दीजिए, कितना है 6,50,000, हाँ जी 6,50,000, तो कितना आएगा 850 प्लस 650, 15 लाख का हमने गाड़ी लिया था, और बचा हुआ वो 1,73,000 इंटरेस्ट भर रहे हैं। चलो ये पहली रिक्वायरमेंट थी। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो दूसरी रिक्वायरमेंट है ट्रैक्टर अकाउंट। अच्छा बताओ जरा, ट्रैक्टर अकाउंट अगर बना दे तो यहीं भी बना दो। ट्रैक्टर अकाउंट अगर बनाते तो रफली फटाफट करते हैं। जब हम ट्रैक्टर को लेके आते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते, टू 15 लाख का ट्रैक्टर, डिप्रिसिएशन पता है 20% लगता है, तो पहले साल में डिप्शन कितना लग जाता, 3 लाख। ट्रैक्टर की वैल्यू कितनी बचती सर, ट्रैक्टर की वैल्यू बचती 12 लाख, है ना। अगले साल का ओपनिंग बनता है ये, फिर अगले साल डिप्शन लगता और कुछ बैलेंस सीडी बचता। 12 लाख का 20% कितना डिप्शन होता, 1 लाख, सॉरी 2,40,000, और घटने के बाद 9,60,000। ट्रैक्टर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, फटाफट बनाओ। थर्ड ईयर में ट्रैक्टर की वैल्यू ओपनिंग कितनी थी, 9,60,000, ठीक है। बाई, देखो साल के एंड में वो लेके गया ना तीसरा ट्रैक्टर, तो साल भर का तो डिप्शन तीनों पे लगेगा, डिप्शन कर लो 20%। करेक्ट। बाई, जितने वैल्यू का लेके चला गया, कैसे हम सेल करते हैं, तो सेल प्राइस इधर लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, गामा अकाउंट, है ना, रिपोजेज वैल्यू, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा डालेंगे, और उसके बाद कुछ बैलेंस सीडी बचेगी। करेक्ट। अभी देखते हैं प्रॉफिट लॉस कितना होता है, ठीक है। एक बात बताओ, एक ट्रैक्टर की वैल्यू कितनी है, अगर 3 ट्रैक्टर की 15 लाख है तो कॉस्ट ऑफ 1 ट्रैक्टर 5 लाख। सर जी अगर 3 ट्रैक्टर 15 लाख के हैं तो एक ट्रैक्टर, ये 3 ट्रैक्टर है तो एक ट्रैक्टर 5 लाख की होगी।
रिपोजेस्ड कितने में लेके गया, जब लेके गया तो हमने उस एसेट का कितना वैल्यू माना, मेरे लिए तो एक सेल जैसा है ना भाई, एसेट लेके गया इतने वैल्यू उसके बदले में मुझे मिल रही है, तो सेम एज अ सेल, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो उस वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है 30% डेप्शन घटाएंगे। तो देखो पहले ईयर का डेप्शन घटाओगे 30%, 5 लाख का अगर 30% आप डेप्शन घटाओगे तो ये आता है 1.5 लाख, करेक्ट, 3,50,000 बचेगा। डेप्शन 2 सेकेंड ईयर में डेप्शन कितना घटेगा, 1,05,000, 2,45,000 का वैल्यू बचेगा। और थर्ड ईयर का डेप्शन कितना घटेगा, 2,45,000 का 0.3, तो ट्रैक्टर 1,71,500 के वैल्यू का माना गया। ट्रैक्टर जब वो लेके जा रहा था तो उसका वैल्यू हमने क्या तय किया, रिपोजिट वैल्यू 171,500। तो यहाँ लिखोगे गामा का अकाउंट उतने से कम हो जाएगा, क्यों, इतना पैसा मैं थोड़ी ना दूंगा, ट्रैक्टर तो लेके चला गया। पर प्रॉफिट लॉस कितना हुआ ट्रैक्टर पे, बताओ, 9,60,000 तीनों ट्रैक्टर का वैल्यू था, डेप्शन घटा दोगे तो एग्जैक्ट कितना आएगा, 960 माइनस 192। WDV तीनों ट्रैक्टर का था 7,68,000, कैसे आया ये 960 में से 192 घटाने के बाद, तो एक का WDV कितना आता, डिवाइड बाय 3 कर दो, 2,56,000। ट्रैक्टर का बुक में WDV था 256 और गामा लेके गया तो सिर्फ उसका वैल्यू तय हुआ 171,500, तो कितने लॉस हुआ मुझको, 84,500। ये लॉस हुआ ना, ये इधर लिखना पड़ेगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है ये, लॉस है 84,500। अब जो बचा वो ट्रैक्टर की क्लोजिंग वैल्यू आएगी, 960 माइनस 192 माइनस 171,500, 5,12,000 बचे हुए दो ट्रैक्टर की वैल्यू, ठीक है। ऐसे भी आप चेक कर सकते थे, 768 अगर 3 ट्रैक्टर का है तो 2 का कितना, 5,12,000, ठीक है। गामा के अकाउंट आप बना लेना, सिंपल सा है। पहले साल में आप ट्रैक्टर की वैल्यू से क्रेडिट करोगे, इंटरेस्ट जोड़ोगे, इधर डेबिट साइड में डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड होगा। दूसरे साल में फिर इंटरेस्ट जुड़ेगा, इंटरेस्ट निकला हुआ है, डाउन पेमेंट होगा, सॉरी इंस्टॉलमेंट पे होगा। तीसरे साल में फिर इंटरेस्ट जुड़ेगा, कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगी, पर क्या होगा, ट्रैक्टर लेके आया तो 171,500 से उसकी अकाउंट घटा देंगे। अब जो बचेगा 2 महीने बाद पे हुआ है ना, उस पे 2 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और पे कर देंगे, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस की हो गई थोड़ी कमी, सो लेट मी इरेज। अगला है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट से तो निहायती आसान क्वेश्चन आता है। अगर आप डिपार्टमेंट का क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत खराब है, क्योंकि डिपार्टमेंट से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। पर एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर आपसे मिस्टेक हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बस एक क्वेश्चन है, बचा हुआ सही करिए। 2 डिपार्टमेंट है एक्स और वाई, देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है, पूछा क्या है, पहले पूछा क्या है ये पढ़ लेते हैं। डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, ठीक है। कंबाइंड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाइए। कंबाइंड के लिए वही डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग होगा, दोनों को जोड़ते जाएंगे तो कंबाइंड हो जाएगा। पीएल अकाउंट बनाने के लिए देखिए, पीएल का कोई खर्चा होगा वो भी डालना पड़ेगा, साथ ही में अनरियलाइज प्रॉफिट जो डिपार्टमेंट एक्स और वाई दोनों का है वो घटाने के बाद कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, करेक्ट, इतना समझ रहे हो। कंबाइंड ट्रेडिंग कैसे बनेगा, सेम डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल जो ट्रेडिंग बनाते हैं, इंडिविजुअल ट्रेडिंग कैसे बनाते हैं, एक्स और वाई का ऐसे कॉलम करके बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट। थोड़ा सा यहाँ स्पेस लेते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट ट्रेडिंग की बात करें तो आप कैसे करोगे, एक्स वाई और नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, परचेज लिखोगे, डायरेक्ट का खर्चा लिखोगे, सेल लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, है ना। सेम अगर हम कंबाइंड ट्रेडिंग बनाएंगे तो बस क्या करेंगे, अब इसी एक ही कॉलम में डिपार्टमेंट एक्स और वाई दोनों का जोड़ जोड़ के लिखेंगे।
क्योंकि दोनों का ट्रेडिंग का ग्रोस प्रॉफिट और कंबाइंड ग्रोस प्रॉफिट सेम ही आएगा। बस जब पीएल बनाएंगे इसके बाद ग्रोस प्रॉफिट के बाद पीएल के खर्चे डालेंगे तो वहां पे अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल के डालनी पड़ेगी। चलिए, ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेज ट्रेडिंग में जाएगा, सेल ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रांसफर है। देखो, डिपार्टमेंट एक्स अगर वाई को भेजता है तो डिपार्टमेंट एक्स अगर वाई को भेजता है तो एक्स का सेल में लिखो, सेल साइड में लिखोगे, वाई के लिए परचेज है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड में लिखोगे। करेक्ट। भेजने को ये कॉस्ट पे भी भेज सकते हैं और मार्केट प्राइस पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, एक परचेज गुड्स है वो कॉस्ट पे भेज रहे हैं, फिनिश गुड्स है मार्केट प्राइस पे भेज रहे हैं। अगर कुछ रिटर्न है भेजा, मान लो एक्स वाई को भेज रहा है और वाई कुछ रिटर्न कर दिया, तो आप ताकि भेजने का एक एंट्री और रिटर्न का अलग से पोस्टिंग कर सकते हैं, या नेट ऑफ रिटर्न, नेट घटाने के बाद रिटर्न घटाने के बाद नेट अमाउंट को लिख सकते हैं। सेंडिंग डिपार्टमेंट के लिए वो इनकम साइड में आएगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए खर्चे साइड में आएगा। सिंपल सा लॉजिक। कहता है परचेज गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड एट देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट। परचेज गुड्स में स्टॉक रिजर्व नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्यों बता दिया ना, परचेज गुड कॉस्ट पे भेजते हैं। फिनिश गुड्स को मार्केट प्राइस पे भेजते हैं एंड 20% ऑफ फिनिश गुड्स, जो दूसरे का क्लोजिंग है ना उसका 20% हमारा फिनिश गुड्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक रिजर्व कैसे निकलता है, स्टॉक रिजर्व निकलता है, मान लो एक्स का निकाल रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई इनटू, है ना, ट्रांसफर आप ट्रांसफर रेशियो बोल सकते हैं या फिर इनटू ग्रोस प्रॉफिट ऑफ एक्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई लेना है प्लस हमने जो भेजा है वो क्लोजिंग स्टॉक में कितना है, यही दिया है 20%, और एक्स का जीपी ये तो हमें अभी निकालना है क्वेश्चन में। तो बस हमें कैसे निकालना है कि क्लोजिंग स्टॉक में अपना कितना है, आईडीटी रेशियो जो बोलते हैं कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर रेशियो कैसा है, वो इंटू करना है ना, और जीपी रेशियो जो भी डिपार्टमेंट भेजा है उसने ग्रोस प्रॉफिट जोड़ के भेजा है तो उसके जीपी रेशियो से इंटू करना है। थोड़ा आगे आते हैं क्वेश्चन में। चलो, सारे डालने के बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, डालने के बाद आपको ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। जब ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा तो आपको जीपी रेशियो निकालना है। जीपी रेशियो कैसे निकालना है, अच्छा जीपी रेशियो निकाल क्यों रहा है, स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए, है ना। जीपी रेशियो कैसे निकालना है, तो ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल प्लस वो ट्रांसफर जो मार्केट प्राइस पे हुआ है, यानी कि प्रॉफिट जोड़ के भेजे हैं, इनटू 100। यही है फॉर्मूला जीपी रेशियो का। मान लेते हैं एक्स का होता, एक्स का आई थिंक 77,000 आता है शायद इस क्वेश्चन में जीपी। ठीक है, आप बना के देख लेना। सेल कितना है एक्स का, 3,10,000 प्लस मार्केट प्राइस पे कौन सा ट्रांसफर हुआ है, परचेज गुड्स कॉस्ट पे ट्रांस हुआ है, ये नहीं जिसको प्रॉफिट में, हम तो जीपी उसी में चार्ज करे होंगे ना जिसपे प्रॉफिट में बेचे हैं। तो जिसको प्रॉफिट में भेजे कौन सा, फिनिश गुड्स। एक्स ने कितने का भेजा है, 1,00,000 का, पर कुछ रिटर्न भी तो आ गया है, कितना है 25,000, तो 75,000 है, इंटू 100 कितना आएगा, बताओ। एक्स का जीपी रेशियो पता है कितना है, 20। अब जब स्टॉक रिजर्व निकालोगे ना तो बताओ एक्स ने किसको भेजा है, वाई को, तो वाई के स्टॉक में एक्स का रिजर्व होगा कि नहीं। तो वाई का स्टॉक कितना है फिनिश गुड्स का, ये रहा 35,000। क्वेश्चन ने कहा है 20% क्लोजिंग स्टॉक, जो भी स्टॉक है वाई का, जो भी स्टॉक है कुछ तो एक्स का भेजा हुआ होगा, कुछ उसका अपना भी तो खर्चा होगा क्लोजिंग स्टॉक में, या फिर खरीद के लाया होगा। तो हमारा सिर्फ 20% है, इनटू एक्स कितना प्रॉफिट पे भेजा है, 20% प्रॉफिट पे। तो बताओ जरा, 35,000 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 1400। ठीक है, सिमिलरली जब आप y का जीपी निकालोगे वो आएगा 15%। ठीक है, तो y का स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा, 60,000 है x का स्टॉक, इंटू 0.2 करोगे 12,000 आएगा, इंटू 0.12 करोगे 18 से आएगा।
चलो आगे बढ़े, मैं इसको टिक करा देता हूं आप लोगों को। चलो, ये हमने अभी देखा था हायर परचेज, इतना आया था अपना लॉस, ये आया था क्लोजिंग वैल्यू, है कि नहीं। उसके बाद देखिए, ये आया प्रॉफिट, जीपी रेशियो, एक का 20 आएगा, एक का इतना, और जो अनरियलाइज प्रॉफिट है 18 से 14 से, हमारे क्वेश्चन में भी सेम ही आया है 18 से 14 से, ठीक है। बस ये आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने टिक करा दिया कि आप लोगों को लगे। चलो, अगला क्वेश्चन है ब्रांच। ब्रांच अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ब्रांच से भी क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, ब्रांच से हर एक टाइम में आता है, ठीक है। ब्रांच में आपको आइडेंटिफाई सबसे बड़ा मुश्किल क्या है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ये आइडेंटिफाई करना। मिसेज चिन्नास्वामी ऑफ चेन्नई ट्रेड इन रिफाइन ऑयल एंड घी। चिन्नास्वामी कोई कंपनी है जो रिफाइन ऑयल और घी में ट्रेड करता है। इट हैज अ ब्रांच एट सालीम, ठीक है। चिन्नास्वामी का ब्रांच है सालीम में। ही डिस्पैचेस दिस मच टन ऑफ रिफाइन, 30 टन भेजता है 1500 के पर रेट से, और 20 टन भेजता है घी का 5000 पर रेट से, ठीक है, एवरी मंथ। तो एक साल में कितना भेजता है, देखो एचओ ना है, एचओ है, एचओ का नाम क्या है, चिन्नास्वामी, और यहाँ पे है ब्रांच, ब्रांच क्या है, सालेम में है। ये एचओ भेजता है, ठीक है। तो पूरा 12 महीने में, ये एक महीने में इतना भेजता है 30 टन, 1500 के हिसाब से रेट है, तो 12 महीने में कितना भेजेगा, 30 इंटू 1500 इंटू 12, 5,40,000 का, और ये 20 इंटू 5000 इंटू 12, ये भेजेगा 12 लाख का, ठीक है। ब्रांच हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर दिस मच विच इज मेट आउट ऑफ इट्स ऑन कलेक्शन। ब्रांच का 45,000 का खर्चा हुआ है वो अपनी कलेक्शन में, यानी कि ब्रांच आगे बेचता होगा तो पैसे आते होंगे तो अपना उतना खर्चा पे कर लेता होगा, इसके लिए हेड ऑफिस ब्रांच को नहीं भेजता, ओके कोई बात नहीं। दिस इज इन एडिशन टू एक्सपेंडिचर पेड बाय हेड ऑफिस। ये तो कह ही दिया था कि वो ब्रांच खुद ही से पे कर देगा, ये वो खर्चा नहीं है जो हेड ऑफिस पैसा भेज रहा है। जनरली होता क्या है कि डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस सारे खर्चे ब्रांच का भेज देता है, और ब्रांच जो भी कमाता है सीधा हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देता है, यही हमने पढ़ा है। ये कुछ डिटेल दिया है, ये हेड ऑफिस जो चेन्नई में है और सालीम में जो ब्रांच ऑफिस है उसके, ठीक है। हेड ऑफिस ऑब्वियस सी बात है परचेज करता है, हेड ऑफिस के अपने कुछ खर्चे, हेड ऑफिस जो ब्रांच का नहीं बोलते, ब्रांच का एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है, ये है, ठीक है। सेल तो दोनों का दिया होगा, ब्रांच एंड हेड ऑफिस, ओके। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच इतना अपने डेटर से कलेक्शन किया है बेच के, ठीक है। रेमिटांस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ये क्या है, ब्रांच जो भी कलेक्शन करेगा कुछ अपने खर्चे मीट करेगा, उसके बाद बचा हुआ पैसा क्या करता है, हेड ऑफिस को भेज देता है। ये ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस दिया है हेड ऑफिस का और ब्रांच का, ठीक है। सबसे पहले ये हेड ऑफिस का है, कुछ यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, स्टॉक का, बिल्डिंग का, ठीक है कोई बात नहीं। वैसे ही ब्रांच का भी दिया है। एडिशन टू बिल्डिंग एज ऑन दिस मच बाय हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस का है, ठीक है। हेड ऑफिस देखते हैं पहले पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। पता है हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या है, डेटर, डेटर मेथड से क्वेश्चन पूछा है कि डेटर मेथड में हम पढ़ते थे ना, हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच का अकाउंट बनाना होता है, वही पूछा है। ऑल्सो प्रिपेयर चिन्नास्वामी ट्रेडिंग अकाउंट, हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजेक्शन, यानी कि इधर फटाक से देखो, एक तो ब्रांच हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच का अकाउंट बनाना है तो ब्रांच का प्रॉफिट आ जाएगा, है कि नहीं। कह रहा है उसके बाद हेड ऑफिस का भी प्रॉफिट निकालिए, पर ब्रांच के ट्रांजेक्शन को मत लो, सिर्फ हेड ऑफिस अपने लेवल पे क्या कमाया वो निकालो, और जो ब्रांच कमाया उसको जोड़ दोगे तो टोटल कमाई आ जाएगी हेड ऑफिस का, सिंपल सी बात है। जनरल एक्सपेंसेस हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस के पीएल में जाएगा,
जनरल मैनेजर की सैलरी हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस के पीएल में जाएगा। ये ब्रांच मैनेजर की सैलरी है तो ये ब्रांच का प्रॉफिट निकालते टाइम काम आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर का है, बिल्डिंग का है, ठीक है, कोई बात नहीं। और कहता क्या है कि ऑलरेडी एडजस्टेड इन अबव फिगर, यानी कि ये जो क्लोजिंग फिगर दिए हैं ना या देंगे जो भी है, ये ऑलरेडी डेप्शन एडजस्टेड है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। उसके बाद एडिशन टू बिल्डिंग, ये भी हेड ऑफिस का है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। चलो, डेटर अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इन द बुक ऑफ चेन्नई हेड ऑफिस, किसका अकाउंट बना रहे हैं, सेलम ब्रांच का, ब्रांच का, करेक्ट। बनाते कैसे हैं, याद करो, जितने भी ओपनिंग बैलेंस होंगे किसका, एसेट का इधर आएगा, जैसे कि इन्वेंट्री हो गया, डेटर हो गया, प्लांट मशीनरी, सब इधर लायबिलिटी का आता है ओपनिंग बैलेंस पर, इस क्वेश्चन में लायबिलिटी नहीं है। जो भी ब्रांच से, सॉरी हेड ऑफिस से ब्रांच को आया, चाहे कैश आया हो, गुड्स आया हो, गुड्स हमने देखा है ना, एक 5,80,000 का, 40,000 का, और एक 12 लाख का गुड्स आया है, इधर लिखोगे कैश। पता है हेड ऑफिस ने खर्चा भेजा है, ब्रांच का जो भी खर्चा है उसके लिए भेजा है, कितना भेजा है, यहाँ पे दिया था ना 76,800, यहाँ लिखोगे। इधर क्या लिखते हैं, अगर ब्रांच कुछ रिटर्न कर दिया, वो ब्रांच ने जो जो एचओ को भेजा है, कैश भेजा है ना ब्रांच ने 19 लाख समथिंग, 19,50,000, यहाँ पे लिखोगे बाई कैश सेंड टू हेड ऑफिस, है कि नहीं, 19,50,000। देखो मेरा मकसद बनवाना नहीं है, बस मैं आपको चीजों को याद दिला रहा हूं, ठीक है। और क्लोजिंग एसेट इधर आएगा बाई बीडी करके, है कि नहीं, सीडी करके एसेट्स, वैसे ही ओपनिंग इधर आएगा, मैनेजर की सैलरी डालोगे और उसके बाद आ जाएगा नेट प्रॉफिट, करेक्ट। एक बात याद कर रहे हो, इस क्वेश्चन में जो एचओ है वो ब्रांच को प्रॉफिट चार्ज करके नहीं भेज रहा है, तो यानी कि ये जो बनाना है ना कॉस्ट पे बनाना है, तो कॉस्ट पे बनाना है तो स्टॉक रिजर्व का कंसेप्ट खत्म, कॉस्ट पे बनाना है तो ओपनिंग एसेट में भी, ओपनिंग स्टॉक में भी स्टॉक नहीं, रिजर्व नहीं होगा, क्लोजिंग में भी नहीं होगा, जो गुड्स उसने मुझे भेजा उसमें भी नहीं होगा, क्या मैंने गुड्स कुछ रिटर्न किया होगा उसमें भी नहीं होगा, रिटर्न का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आएगा ये क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटाने के बाद, मान लेते हैं 2,26,000 आया, ठीक है। अभी मैनेजर की कमीशन नहीं घटाया हमने, ठीक है, तो कमीशन कैसे निकालना है, 10% कमीशन ऑन ब्रांच प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। 10% क्या सीधा इस पे लगा देना है, नहीं नहीं नहीं, कह रहा है मान लेते हैं 100 रुपया अगर हो, एक से जो भी जिस पे भी परसेंटेज दिया होता है ना उसको 100 मान लिया करो। कह रहा है कमीशन घटाने के बाद, तो नेट प्रॉफिट कमीशन घटाने के बाद अगर 100 रुपया हो तो 10% कमीशन कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10, तो टोटल बिफोर कमीशन प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 110, है कि नहीं, बिफोर कमीशन प्रॉफिट आ जाएगा 110। आफ्टर कमीशन अगर 100 मानते हैं तो 10 कमीशन जोड़ने के बाद बिफोर कमीशन प्रॉफिट 110, तो ये जो सब घटाने के बाद आया, ये अगर 110 है तो 10 कितना ऐसे आएगा कमीशन, ठीक है। चलो, एक हाइपोथेटिकल फिगर मैंने लिया है कि बिफोर कमीशन पहले सारा घटा के प्रॉफिट ले लो, डिवाइड बाय 110 इंटू 10, आप यहां पे आ जाओ। देखो इधर एसेट जो भी है ओपनिंग यहां ले लिया है, करेक्ट, सब चीज जो भी एचओ से आया लिया है, एक्सपेंस एचओ ने दिया वो भी लिया है, क्लोजिंग एसेट ये रहे, ठीक है। हमने जो भेजा एचओ को ब्रांच ने भेजा ये रहा, लास्ट में जो भी आया कितना आएगा, सारा घटाओगे तो आएगा 2,26,930। ये इसमें तो अभी कमीशन भी जुड़े हैं ना, तो ये अगर 1 से 10 है तो 10 कितना है कि नहीं, ऐसे निकालना है। चलो
एक आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, दूसरा आपको कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में ये दिए नहीं है। आप अगर बच्चे ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में ये दोनों दिया नहीं है, पर हमें तो लिखनी पड़ेगी। तो जब दोनों दिया नहीं है तो दिया नहीं है तो क्या करोगे आप बताओ? लेजर बनाओगे, सारी एंट्री डालोगे, ओपनिंग डेटर का ओपनिंग डालोगे, इस साल का सेल डालोगे, फिर आप कलेक्शन डालोगे, बच्चों का क्लोजिंग खुद आ जाएगा। कैश एंड बैंक का वैसे ही आप ओपनिंग डालोगे, ठीक है। इस बार जो आया कैश और जितना हमने भेजा वो सारा डालने के बाद कैश एंड बैंक आ जाएगा बैलेंस, प्लस कुछ खर्चे भी है ना 45,000 का, वो भी आपको डालने पड़ेंगे। अच्छा, अगला क्या पूछा है इसी में? तो आगे पूछा है हेड ऑफिस का। अब देखो हेड ऑफिस का भी सिंपल सा है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है डालोगे, सेल डालोगे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है डालोगे। परचेज में ध्यान देना है, टोटल परचेज जो आइटम है ना उसमें से कुछ गुड्स तो हमने भेज दिया है उसको ब्रांच को, तो वो खर्चा घटा दोगे। बस ये एक ट्रिकी पॉइंट था, ठीक है। डायरेक्ट खर्चा ग्रोस प्रॉफिट, तो यहाँ आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट, ब्रांच का प्रॉफिट जोड़ दोगे, उसके बाद मैनेजर की सैलरी, जनरल एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालते टाइम सीधा ओपनिंग में से क्लोजिंग वैल्यू घटा दोगे। क्यों? कह रहा है ना कि क्लोजिंग वैल्यू में डेप्शन ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो बचा हुआ डिफरेंस डेप्रिसिएशन है कि नहीं? सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ो। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, देखो बुक का ही क्वेश्चन है ये, सिंगल एंट्री की इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ नहीं है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपको ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट दो चीज पूछ सकता है कि नहीं? ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं, बुक का क्वेश्चन है, आप देख के जाना, इसमें मेरे कराने लायक ऐसा कुछ नहीं है, करके जाओगे ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। टर्म ऑफ क्रेडिट दिया है डेटर क्रेडिटर निकालने के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इसको इंपॉर्टेंट। मैंने जब इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला था उसमें बताया था कि एक क्वेश्चन आपको दिया है फ्रेमवर्क में कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन अगर सीजेस टू एग्जिस्ट है तो पीएल बना के बताइए एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो क्या है, सिंपली उसी पीएल का फिगर में से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो, या फिर जो भी आप डिप्रिसिएशन लिए हो घटा के एसेट का वैल्यू, बैलेंस शीट इज जस्ट बाई प्रोडक्ट पीएल में। अब देखो क्लोजिंग जब भी क्या होता है कि जब गोइंग कंसर्न एजम्पशन सीज हो जाता है ना, थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं, कंसेप्ट बताते जाऊंगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है बैलेंस शीट का और कुछ ट्रांजेक्शन दिया है और पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस और ये बनाइए, नॉट एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न। देखो गोइंग कंसर्न होता है ना, गोइंग कंसर्न तो हम क्या वैल्यू करते हैं स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, बताओ। AS2 क्या कहता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, करेक्ट है कि नहीं? पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन सीज हो जाए ना तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर नहीं है। नॉर्मल केस क्या है? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन सीज हो जाए तो ऑलवेज एनआरबी पे क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे। दूसरा, गोइंग कंसर्न एजम्पशन की बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी फोरसीएबल लॉसेज है उसकी तो प्रोविजन बनाते हैं, है ना। बैड डेप्ट का प्रोविजन बनता है, आने वाले लॉसेज का प्रोविजन बनता है, पर जो गेन हुआ नहीं है ना उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, है ना। इनकम रिकॉग्नाइजेशन के लिए ये प्रूडेंस कहता है कि अनरियलाइज गेन को, जो गेन अभी हुआ नहीं है उसको मत रिकॉग्नाइज करिए, सिर्फ लॉस को रिकॉग्नाइज करिए। पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन इस चीज हो जाए, हम मान के ही चलते हैं कि ये बिजनेस लंबातर तब कब तक चलेगा ये हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं बिजनेस बंद हो रहा है, और बंद हो रहा है तो लायबिलिटी से जो इनकम एराइज हो रही है, मान लो क्रेडिटर है 50,000 का, 40,000 में ही सेटल हो जाएगा, तो 10,000 का फायदा है ना। पर नॉर्मल गोइंग कंसर्न में हम इस फायदे को रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक कि मिल ना जाए डिस्काउंट। पर यहाँ पे अगर ना भी मिला हो, बात चल रही हो कि इतने में सेटल हो सकता है, रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। तो गेन रिकॉग्नाइज भी करेंगे। थर्ड, फिक्स एसेट। गोइंग कंसर्न एजम्पशन में इवेनली हम फिक्स एसेट को चार्ज करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन किसी बेसिस पे, चाहे WDB हो, SLM हो,
है ना। हर एक साल डेप्सन जब तक यूजफुल लाइफ है तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बट गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही ना रहे तो हम क्या करेंगे, एसेट को सीधा उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखा देंगे, है ना। और जितना भी डिफरेंस आता है ना कॉस्ट का और रियलाइजेबल वैल्यू का, पूरा एज अ डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। चौथा, कोई राइट ऑफ वाले खर्चे। गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, हम मान के चलते हैं बिजनेस आगे तक चलती रहेगी, इसीलिए राइट ऑफ वाले खर्चे को अगले 5 साल तक, 3 साल तक राइट ऑफ करते हैं। करेक्ट। जैसे बोला प्रीमिलरी एक्सपेंसेस टू बी रिटन ऑफ विद इन 3 इयर्स, 3 साल में इक्वली राइट ऑफ करेंगे। पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही ना रहे तो पूरी का पूरी खर्चा लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। पूरा का पूरा खर्चा पीएल में डेबिट करेंगे। यही सारी पॉइंट को ध्यान रख के अगर पीएल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली पीएल बन जाएगा गोइंग कंसर्न के अनुसार। याद रहेगा। ट्रेडिंग पीएल बनाते हो आप, क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक, इधर क्या लिखोगे, सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक, इधर परचेज। और दूसरी चीज, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए ट्रेडिंग पीएल अलग से बनाने की जरूरत नहीं, सारी एंट्री इसी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब करके देखते हैं थोड़ा। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट इज 8 साल। और गोइंग कंसर्न होता तो 8 साल तक डिप्रिसिएशन चार्ज करते। बट क्या है कि रियलाइजेबल वैल्यू दिया है 3,25,000, और गोइंग कंसर्न है नहीं, तो 3,25,000 पे बैलेंस शीट में एसेट दिखाएंगे, उसके लिए डिफरेंस पूरा क्या करेंगे, एक्सपेंस बुक कर लेंगे। कितना एसेट का वैल्यू, 3,60,000, तो सीधा डेप्शन कितना आएगा, डेप्रिसिएशन 35,000। ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल आप डाल लेना, ठीक है। परचेज और सेल यहाँ पे दिया हुआ है। कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट दिया है, एनआरबी दिया है, हम किस पे लिखेंगे, ऑलवेज एनआरबी पे। अभी पढ़ाया हूं ना, 2,50,000, ठीक है। अगला, एक्सपेंस फॉर द ईयर दिस मच विच इंक्लूड इंटरेस्ट 10% जो लोन पे है उसका भी इंटरेस्ट, तो एक्सपेंस पूरा 78,000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। डेफर्ड एक्सपेंस एमोटाइज इक्वली 5 ईयर। डेफर्ड एक्सपेंस वैसे गोइंग कंसर्न होता तो 5 साल तक 10,000 करते, अब क्या करेंगे, पूरा ही 50,000 लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल है 1.5 लाख का, 5,000 डाउटफुल है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल बनेगा। और जो 25,000 है ना, इसका भी कलेक्शन कुछ कंडीशन पे डिपेंड है कि री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाई टू कस्टमर, चीजें री इंस्टॉल हो जाएंगी तभी वो कलेक्शन आएगा, तो उसका भी प्रोविजन बना लेंगे, प्रॉपर 30,000 का प्रोविजन बन जाएगा। ट्रेड पेएबल आर 75,000, लाइकली टू सेटल 10% डिस्काउंट। ट्रेड पेएबल देखो, लाइकली टू सेटल का मतलब क्या होता है, अभी वो डिस्काउंट मिले नहीं है, तब भी हम वो वाले डिस्काउंट जो है ट्रेड पेएबल का वो यहाँ पे लिखेंगे। इनकम एज अ कितना हो जाए, 7,500, और ट्रेड पेएबल को घटा के लिखेंगे कितना, 75,000 में से 10% अगर आप घटा दोगे तो 67,500 पे आप बैलेंस शीट में लिखोगे, ठीक है। कैश बैलेंस ये तो सिंपल सा है। देयर इज अर्ली रीपेमेंट पेनाल्टी फॉर दिस मच, पेनाल्टी भी 25,000 लिखोगे। देखो अब कंपनी बंद हो रही है, मान लो कंपनी के लिए हमने बिजनेस के लिए लोन लिया था, अब बंद हो रही है, तो हमने लोन लिया था किसी से 5 साल बोल के, अभी दे रहे हैं, तो क्या बोलेगा, भाई मैंने आपको पैसे दिए थे ब्याज कमाने के लिए, अब तो मुझे पैसे लौटा रहे हो, अर्ली पेमेंट कर रहे हो। आप देखो लोन भी लोगे बैंक से और अर्ली पेमेंट कर दोगे ना टर्म लोन लेने के बाद, तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि वो कमाया नहीं ना आपसे, आप लोन रखे रहते तो आपसे इंटरेस्ट कमाता, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ये सारा चीज डाल के आप बना लोगे, और लोन का अमाउंट में 25,000 इंक्लूड कर देना, ठीक है। ये चलो, अब अगला जो कंडीशन क्वेश्चन है ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस पे है। इसके लिए थोड़ा सा आपको एसएमसी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, नॉन एसएमसी, एसएमसी का मतलब कुछ कंडीशन है 4-5, उसको याद होना चाहिए कि लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए, कोई बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर 250 करोड़ से कम होनी चाहिए, बोरोइंग वगैरह हो गया इंक्लूडिंग डिपॉजिट 50 करोड़ से कम होनी चाहिए, तब एसएमसी में आते हैं। एसएमसी को एएस में कुछ बेनिफिट मिलते हैं, कुछ एएस लगते नहीं, कुछ एएस में कुछ कंडीशन एग्जिम्ट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे टर्नओवर तो ठीक है कम है पर लोन ज्यादा है, तो एसएमसी में फॉल नहीं करेगा, ठीक। दूसरा जो है
एक बात मैं आप लोगों को एएस के लिए बताना चाहता हूँ। एएस में देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है कि थोड़ा बहुत कमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या एएस लगेगा। इवन आप 1 रुपए का भी कमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन करते हो और आप उस एग्जिम्पशन में फॉल नहीं करते तो आप पे एएस लगेगी। आप 100% चैरिटेबल ट्रस्ट हो, एक भी कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं करते, एक भी बिजनेस नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं करते, तभी एएस नहीं लगता, तो एएस लगेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, हर एक एएस पे एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। एएस 2 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। एंड एएस की क्वेश्चन को हमें थोड़ा अच्छे से बनाना है। क्यों? क्योंकि एएस में मैं चाहता हूं आपको एएस याद कराते रहो बनाने के साथ साथ। तो इस वीडियो को यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अगला वीडियो जो आपको अपलोड होगा तो इसी का जो हम रिवीजन टेस्ट पेपर कर रहे हैं इसका एएस वाला पोर्शन अलग से अपलोड होगा। एएस वाले पोर्शन में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेंदी हो जाएगा लेक्चर, तो आप लोग को देखने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल चैनल से जुड़ जाओ आप लोग, अगला वीडियो आते ही आपको मोस्ट प्रोबेबली आज या फिर कल आपको एएस का वीडियो मिलेगा। तो एएस के वीडियो में एएस करेंगे डिटेल में, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट भी हमें देखना है, साथ में एएस भी करना है। ट्रिकी क्वेश्चन क्या है कि एएस सिर्फ करना नहीं है, क्या और पूछ सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और ये डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मुझे चाहिए आप लोगों से। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी एएस पोर्शन को लेके, ठीक है। एएस को करते हैं सेकेंड पार्ट में, अभी वीडियो को क्लोज करते हैं। चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कर को वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।